आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशंस की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन इमिशन, और इलेक्ट्रॉन इमिशन में दो चीज़ें पहले हम जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है। ये एक ऐसी शेयरिंग होती है, ना तो इसमें लॉस होता है ना ही प्रॉफिट। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज शेयरिंग विदाउट लॉस एंड गेन। मेटेलिक बॉन्डिंग आपकी इस तरीके की शेयरिंग होती है जिसमें ना तो कोई लॉस होता है ना ही गेन होता है। सपोज कर लो कि एक एटम ये है और एक एटम ये है। इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो अब इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 से ज़्यादा रख ही नहीं सकता। अगर इसके पास 3 आ गए तो ये कहीं ना कहीं 3 जरूर दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। तो देखो इसके पास कितना रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रह जाएगा, 3 इसके पास आ चुके हैं, सब मिला के आ गए 4 इलेक्ट्रॉन फिर से। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन देगा वो किसको देगा, इसको दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसने अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं तो इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसमें। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एटम से इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो ये आपके टोटल फिर से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इसके पास नहीं आए लेकिन कहीं और से आ गए, और इसने जो 3 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं तो जिसको भी दिए हुए हैं वो इसको एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन वहाँ पर जितने भी उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, अगर उस एटम के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 से ज़्यादा रख नहीं सकता, 3 और आ गए तो ये 3 एक्सेप्ट करेगा। तो उसके पास कितने हो गए, 13, लेकिन उसके पास कैपेसिटी कितनी है, 10 की, तो इसको 3 कहीं देने पड़ेंगे। तो पूरे के पूरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता जाएगा, यहाँ से वहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और किसी भी एटम से आप पूछोगे कि इलेक्ट्रॉनों का फ़ायदा हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉनों का क्या कोई नुकसान हो रहा है, तो सारे के सारे एटम बोलेंगे ना तो हमें फ़ायदा हो रहा है और ना ही नुकसान हो रहा है। इस बॉन्डिंग को हम लोग मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन में सबसे पहले पॉइंट तो ये जान लिया जाए, मेटेलिक बॉन्डिंग। अब ये मेटेलिक बॉन्डिंग होती कहाँ पर है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग टेक प्लेस, मेटेलिक बॉन्डिंग टेक प्लेस इन मेटल्स। इन मेटल्स कहाँ होती है, तो एमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में ये मेटेलिक बॉन्डिंग चलती है। इस तरीके से जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे मटेरियल में मूव करते हैं, ऑल पॉसिबल स्पेस पर जा सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पूरे मटेरियल में मूव करते हैं, लेकिन मटेरियल की सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं आते। तो मेटेलिक बॉन्डिंग टेक प्लेस इन मेटल्स अमंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल भी बहुत रिच होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स होते हैं आपके 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। किसी किसी बुक में दिया गया है 10 की पावर माइनस का 10 की पावर 29, किसी किसी बुक में दिया गया 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, और बिना किसी लॉस के, बिना किसी गेन के जब ये शेयरिंग होती है फ्री इलेक्ट्रॉनों की अमंग द एटम्स, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे मटेरियल में कहीं भी जा सकते हैं, कोई उनको रोकता नहीं है, क्योंकि जब नुकसान नहीं है और फ़ायदा नहीं है तो रोकने का कोई चांस नहीं है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर ही मूव करते हैं, लेकिन उसके लैटिस को, लैटिस मतलब जो लेयर है, अपर लेयर ऑफ द मटेरियल जो कहलाता है वो भी लैटिस होता है। और एटम का जो भी लेयर है, एटम, फिर उसके नीचे फिर एटम की लेयर, फिर उसके नीचे एटम की लेयर, तो एटम की लेयर को लैटिस कहा जाता है।
तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस सरफेस ऑफ मटेरियल को छोड़ करके बाहर नहीं आते। तो ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मटेरियल, इनसाइड मेटल, मूव एवरीवेयर, एवरीवेयर विदाउट लीविंग सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल। हम सरफेस ऑफ मेटल की जगह पर लिख सकते थे लैटिस, लैटिस ऑफ मेटल भी लिख सकते थे, लेकिन लैटिस का मतलब केवल सरफेस ऑफ मेटल का मतलब नहीं है। लैटिस तो आपका जो है कॉमन है, जो भी एटम्स मिल करके जाल बुनते हैं, जैसे कि एक सिस्टमेटिक वे में मटेरियल ले लेते हैं, मान लेते हैं क्यूबाइड शेप में है, तो जरा देखिए इस क्यूबाइड शेप की पहली वाली लेयर को देखिए, जो सबसे ऊपर वाली सरफेस है, इस ऊपर वाली सरफेस पर एटम का जाल है ये। तो ये जो एटम का जाल है ऊपर वाली सरफेस पर, ये लैटिस प्लेन है। अब इस लैटिस प्लेन के नीचे एक लैटिस प्लेन होगा, तो लैटिस प्लेन तो एटम से ही बनता है। इसके नीचे एक लैटिस प्लेन होगा, इसके नीचे एक लैटिस प्लेन होगा, इसके नीचे एक लैटिस प्लेन होगा। तो इसीलिए जो है मेटल्स कि में तो बहुत सारे लैटिस प्लेन होंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे लैटिस प्लेन होंगे। हमारे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं कहीं भी जा सकते हैं। वो इस वाले लैटिस प्लेन का फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो जा सकता है, इस वाले लैटिस प्लेन के फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के वहाँ जा सकते हैं, लेकिन किसी को भी सरफेस छोड़ करके बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती। तो लास्ट वाली क्लास में इलेक्ट्रॉन इमिशंस हेडिंग में सबसे पहले तो हमने ये जान लिया था कि मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं, बिना लॉस के बिना गेन के पूरे मटेरियल में चक्कर लगाते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन सरफेस ऑफ मटेरियल को वो लोग छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब बातें मत करना भाई, तो सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। जो आज की क्लास है वो भी हो जाएगी और जो हमें एक्स्ट्रा कराना है वो भी हो जाएगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नॉट लीव सरफेस ऑफ मेटल, ये पक्का हो गया कि एक लैटिस से दूसरे लैटिस पर जाने की तो परमिशन है, लेकिन सरफेस छोड़ने की परमिशन नहीं है। और आप पीछे पड़ गए कि नहीं हमको तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो यही इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है कि व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस ऑफ मेटल, तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इमिशन। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन वही है जो वो करना नहीं चाहता। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन का मतलब हो गया कि अगर आप किसी भी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉनों को सरफेस छोड़ के बाहर ले आए तो वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन इमिशन। अब इलेक्ट्रॉन इमिशन कैसा होता है, कितने तरीके का होता है? तो एक होता है सेकेंडरी इमिशन, तो एक होता है आपका सेकेंडरी इमिशन। सेकेंडरी इमिशन क्या कहलाता है, कैसे होता है? जैसे ये हमारे पास में मेटल की सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, तो मुझे पता है कि इस मेटल सरफेस में जो लैटिस प्लेन है उस लैटिस प्लेन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये जो डॉट्स मैं दिखा रहा हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेकेंडरी इमिशंस के लिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है ये, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, और ये हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन चलता है, जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी होती है इसके साथ, और ये जाता है और मेटल की सरफेस से टकराता है, और इतनी पावरफुल तरीके से टकराता है कि मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो लैटिस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन हैं, उनको बाहर निकाल लेता है। तो ये हो गया सेकेंडरी इमिशन। ठीक है,
तो सेकेंडरी इमिशन में लोहा लोहे को काटता है, उस वाली थ्योरी पे काम करते हैं। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं और मेटल की सरफेस से वो टकराता है और इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर ले आता है। हो गया आपका सेकेंडरी इमिशन। इसके बाद में फिर है आपका फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन में क्या किया जाता है? फील्ड इमिशन में बहुत तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड का बंदोबस्त करते हैं। ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कई हज़ारों में वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मेटल को रख देते हैं। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ई बहुत हाई है। और यहाँ पर हमने एक मेटल का पीस लिया, सपोज करते हैं ये हमारे पास में मेटल का पीस है और इसको हमने यहाँ पर इस फील्ड में रख दिया। तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स फील करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनों पर इस सिचुएशन को दिखाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर एक तगड़ा फोर्स आता है और उसकी वैल्यू निकालोगे तो Q इंटू ई होगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई लिख लिया। और हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी मेटल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, और भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अपनी जो हेडिंग है, अपना जो पर्पस था वो पूरा हो गया। तो फील्ड लगा करके इमिशंस करा लेना, ये हम लोगों ने सीखा था। और अगर हम लोग बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड इस काम को नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? ये इसी जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो आपका ये पर्पस इलेक्ट्रॉन इमिशन का पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं पूरा होगा? अगर हमें बहुत टू द पॉइंट बात करनी है तो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स से होने वाला वर्क डन क्या है? वो जीरो है। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो एनर्जी में चेंज ही नहीं कर पाएगा। तो जिस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन अंदर बने हुए हैं वो उसी एनर्जी पर हमेशा रहेंगे। तो क्या बाहर आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो ये आपका था फील्ड इमिशन। ठीक है। थर्मोनिक इमिशन में व्हेन मेटल हीटेड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट। तो अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो उससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाते हैं। ये थर्मोनिक इमिशन कहलाता है। थर्मोनिक इमिशन से जुड़ा हुआ एक इक्वेशन है, J इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस का 5 अपॉन KBT, जहाँ पर T जो है वो टेम्परेचर है। उस समय जिस समय आपने मेटल को हीट किया हुआ है, तो मान लेते हैं कि T टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन आने लगे हैं। तो T टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन जब आने लगे हैं तो ये रिजल्ट है आपके लिए। KB यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और कैपिटल T यहाँ पे टेम्परेचर है उस मेटल का। फाई यहाँ पे वर्क फंक्शन है। क्या होगा ये हम बाद में भी देख लेंगे कि वर्क फंक्शन क्या चीज़ होती है। और J वहाँ पर करंट डेंसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का मतलब हो गया करंट मेक। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे हैं, तो क्या चलने लगी है? करंट आने लगी है। तो J वहाँ पर करंट डेंसिटी है। तो J में क्या छिपा हुआ है? J इज करंट डेंसिटी। I माने इलेक्ट्रिक करंट, A माने एरिया। तो यहाँ से आप लिख सकते हो J इज इक्वल टू IA। J इज इक्वल टू IA। इस जगह पर ये अप्लाई कर दो तो मिलेगा IA इज इक्वल टू टी स्क्वायर ई की पावर माइनस का 5 अपॉन KBT। ये रिजल्ट आएगा। ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, A यहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। रिचर्डसन इक्वेशन कहते हैं इस इक्वेशंस को। इमिशंस का सीधा सिंपल सा अपना जो है रोल है कि व्हेन मेटल्स हीटेड देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट, और ये इक्वेशंस दी गई है, रिजल्ट आपके सामने। और कौन सा इमिशंस था? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था? ये आपके पास में मेटल है,
और आप इस पर इंसिडेंट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन आपने इंसिडेंट किए तो निकल करके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेटल की सरफेस पर डाले जाएं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाएं तो हम इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो के पीछे जो एक रीज़न है फोटॉन का भी है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जब सेंस हम यहाँ पर निकालते हैं तो हम किस रेडिएशन को यूज़ करते हैं, लाइट को। फोटो माने होता है लाइट, लेकिन अगर आप चाहें तो फोटो को फोटॉन से भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कि अगर आप में से कुछ लोगों ने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डाला है तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में फोटॉन्स पाए जाएंगे। अगर आपने इंफ्रारेड वाला रेडिएशन डाला है तो इंफ्रारेड वाले रेडिएशन में भी फोटॉन्स होंगे। अगर आपने लाइट का रेडिएशन डाला है तो उसमें भी फोटॉन्स होंगे। अगर आपने एक्सरे का रेडिएशन डाला है तो उसमें भी फोटॉन होंगे। अगर आपने गामा का रेडिएशन डाला है तो उसमें भी फोटॉन्स होंगे। तो ओवरऑल जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेंस जो है आपके अपने चैप्टर में जो मीनिंग है वो तो लाइट ही है कि आप जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आप बात करोगे तो आप एक ठीक ठाक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की लाइट को मेटल की सरफेस पर डालोगे और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना केवल लाइट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। बाकी के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जितने लोगों के हमने नाम यहाँ पर लिखे हैं, सभी से होता है, सभी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। लेकिन एक्सरे क्या करेगा, एक्सरे और गामा क्या करेंगे, एक्सरे और गामा जब मेटल पर गिरेंगे तो मेटल को नुकसान ज़्यादा करेंगे। जैसे गामा अगर तुमने डाल दिया तो गामा क्या करेगा, पेनिट्रेट करते हुए बाहर निकल जाएगा। गामा को अगर मेटल पर डालोगे, एक्सरे को अगर आप डालोगे तो इन गामा की जो है पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार को क्या कर सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है। 30 सेंटीमीटर मोटी, आप समझ सकते हो ये जो स्केल है इसमें सेंटीमीटर कितना है, इस सेंटीमीटर इस स्केल में कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर। इतनी मोटी अगर दीवार हो तो उस पर अगर हम गामा को डाल दें तो गामा जो है होल करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो जब गामा उस मेटल की सरफेस पे टकराएगा और पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा तो क्या वो इमिशंस में रोल प्ले करेगा, नहीं। तो उसके लिए बड़ा झंझट है, बड़ी मुश्किल है कि हमें मेटल की जो लेयर है वो क्या करनी पड़ेगी, और मोटी करनी पड़ेगी। और केवल पर्पस क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन सबसे बेहतर तरीके से रेस्पॉन्स करते हैं इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और लाइट, एक्स और गामा उतना बढ़िया रेस्पॉन्स नहीं करते, तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक में इनको क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया कि भाई इनसे अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है। भाई मेटल की सरफेस पर ये डाले जाएंगे तो पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होगी, उसको डैमेज करते हुए बाहर निकल जाएंगे, ख़राब कर देंगे, तो अपना जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो रहा। रेडियो और माइक्रो रह गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कितने नाम थे, 7 थे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, लाइट, अल्ट्रा, एक्स और गामा। तो अल्ट्रा वायलेट रिस्पॉन्स करता है बेहतर तरीके से। इंफ्रारेड का तो तुमने काम यहीं देख लिया थर्मोनिक इमिशंस में। इंफ्रारेड माने हीट, और लाइट अभी हम लोग इस चैप्टर में पूरी तैयारी इसी की करनी है, तो लाइट के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन चलेगा ही चलेगा। एक्स और गामा का मैंने ड्रॉबैक आपको बता दिया कि ये मेटल को क्या करेंगे, डैमेज ज़्यादा कर देंगे। इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि 1-2 रिकॉयल करके, जैसे आपने जो है मेटल पर गामा डाला तो गामा ने उसको पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करके बाहर निकल गया, उसी के रिकॉयल में हो सकता है इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, और ये भी हो सकता है कि बाहर ना आए, दोनों ही बातें हैं। तो आने की भी चांसेस है, और 1-2 ऐसे इलेक्ट्रॉन 1-2 होंगे जो निकल के रिकॉयल करके बाहर आ सकते हैं। इसी तरीके से आपका एक्स का भी काम है, तो हमने इन लोगों को जो है जो कि नुकसान ज़्यादा करते हैं तो इनको ड्रॉप कर दिया। अब आया रेडियो और माइक्रो। रेडियो और माइक्रो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये क्यों नहीं ये काम कर पाते, कोशिश तो की गई होगी, तो उसके पीछे जो रीज़न है वो है E बराबर hc/λ। आपके फोटोन की जो एनर्जी होती है वो ये होती है। और ये जो रेडियो और माइक्रो है ना, रेडियो की वेवलेंथ होती है किलोमीटर में, माइक्रो की वेवलेंथ होती है मीटर में। यानी कि किलोमीटर में बड़ी बड़ी वेवलेंथ रेडियो के पास है
और मीटर वाली जो रेंज की जो वेवलेंथ है वो किसके पास है, माइक्रो के पास है, तो बेकार है ये। आप देखो ना, लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इनके फोटोनों की एनर्जी इतनी होती ही नहीं कि ये वहां पर इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन बाहर कर पाए, इसलिए इनको भी क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो फाइनली जब हमने पूरा का पूरा वेल मैनर तरीके से एनालिसिस किया तो हमने देखा कि सबसे बेस्ट जो रिस्पॉन्स देते हैं वो है आपका इंफ्रारेड, वो है आपका अल्ट्रावायलेट और वो है आपका लाइट। एंड दैट इज़ वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सूट करने वाले जो रेडिएशन है उनका आप जो है सीक्वेंस याद रखो, आई फॉर। तो हमने देखा कि सबसे बेस्ट जो रिस्पॉन्स देते हैं वो है आपका इंफ्रारेड, वो है आपका अल्ट्रावायलेट और वो है आपका लाइट। एंड दैट इज़ वाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो सूट करने वाले जो रेडिएशन है उनका आप जो है सीक्वेंस याद रखो, आई फॉर इंफ्रारेड, एल फॉर लाइट और यू फॉर अल्ट्रावायलेट।